Hi everyone, all you are welcome on the digital platform of Sri Mangalam School. Myself Rohit Sharma, your GK mentor, and all you know that Mangalam School is called is the factory of the selections. Is it clear? Factory of selection is just not a tag. It is the dedication. It is the vision. It is the hard work of our faculties, and it is the great effort of our इंस्टीट्यूशन हेड और डायरेक्टर सर। जैसा कि मैं कई बार भी कहता हूँ ऐसा कि ये जो सफलता है, जो हज़ारों बच्चे आज यहाँ से जो निकले हैं, जो आज नवोदय स्कूल के अंदर, जो सैनिक स्कूल के अंदर, मिलिट्री के अंदर, आरएमसी के अंदर जो हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं, वो हमारे हार्डवर्क का नतीजा है, हमारे डेडिकेशंस का नतीजा है। अगर आप भी इस लिस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। और जैसा कि अपन स्टार्ट कर रहे थे, देरी ना करते हुए वही सीरीज में लेके चल रहा हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर सैनिक स्कूल। 18 जनवरी का जो आपका टारगेट है, और अगर आप चाहते हो कि हर हाल के अंदर सिलेक्शन लेना तो आप हमारे साथ जुड़िए। मैं गारंटी देता हूँ आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज का सेशन ऐसा है जिसके अंदर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन 2 to 5 क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। 25 क्वेश्चंस के अंदर आपको 5 क्वेश्चन के लगभग यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट्स को मैं इस तरह से पेपर डिज़ाइन किया गया है। जो कंटेंट आप यहाँ देख रहे हो ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। तो श्री मंगलम स्कूल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलें श्री गणेश जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। ओके, the first question is, if green plants disappear from earth, which of the following will be affected first? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रीन प्लांट्स अगर डिसअपियर हो जाए हमारे हाथ से तो सबसे पहले कौन सी चीज होगी? सबसे पहले, ठीक है ना, अफेक्ट तो सारी चीजें होने वाली हैं। ग्रीन प्लांट्स तो लिविंग बीइंग भी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बट सबसे पहले क्या अफेक्ट होगा? तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स है, जस्ट 1 मिनट, जो ग्रीन प्लांट्स है बेटा, वो ग्रीन प्लांट्स जो है वो सबसे बड़ा रोल किस में प्ले करते हैं? क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑक्सीजन। ये बात तो क्लियर है। तो ऑक्सीजन, अगर मान लो ग्रीन प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन लेवल सबसे पहले अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। तो यहां पे ऑप्शन वाटर साइकिल, ऑप्शन ए दे रखा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर का हमारी अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाना, इवेपोरेट हो गए, फिर कंडेंस हो गया, उसका क्लाउड फॉर्म होना, और फिर उसका प्रेसिपिटेशन हो जाना, यानी जो रिमेन्स द वाटर अमाउंट कांस्टेंट। इज इट क्लियर? हमारी पृथ्वी पे जितना भी पानी है वो कांस्टेंट रहता है और वो उसकी बस फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। क्लियर है? यानी वो इवेपोरेट होता है, उसके बाद में क्या होता है? कंडेंस हो गया, क्या बनाता है? क्लाउड्स बनाता है, फिर वापस क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है, रेनफॉल के रूप में, हेल्स के रूप में, या फिर स्नोफॉल के रूप में। यही वाटर साइकिल है। इज इट क्लियर? ऑक्सीजन लेवल सबसे पहले अफेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन लेवल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सोयल फॉर्मेशन, देखो सोयल फॉर्मेशन जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। जस्ट 1 मिनट। अगर अपन सोयल फॉर्मेशन की बात करूं मैं, तो ध्यान देना है। सोयल फॉर्मेशन, just 1 minute. सोयल फॉर्मेशन क्या देख रहे हैं? सोयल फॉर्मेशन, जस्ट 1 मिनट। सोयल फॉर्मेशन, ध्यान देना। सोयल फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से होती है उस प्रोसेस का नाम है वेदरिंग। क्या नाम है? वेदरिंग। और वेदरिंग क्या होता है बेटा? जो हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है
वो हमारी अर्थ है ना, वो रॉक से बनी हुई थी, और इस रॉक्स के ऊपर क्या हुई, रेनफॉल हुई विंड्स वगैरह से, और इसका ब्रेकडाउन होता है, इन रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, और समय के साथ में ये स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इन रॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ ना, वही क्या बन गई, आज आपको ही सोयल की ऊपर वाली लेयर दिखाई देती है। इसीलिए देखो आप ट्यूबवेल वगैरह और है आपके घरों के अंदर होता है ना, तो आप देखते हैं ना नीचे स्टोन आ जाता है, कारण क्या है कि वही स्टोन्स थी ऊपर, वही रॉक्स थी, लेकिन वो क्या हो गई, समय के साथ में क्या हो गई, वेदरिंग की वजह से सोयल के रूप में चेंज होगी। तो ये होता है सॉइल फॉर्मेशन, और सॉइल फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, वेदरिंग की वजह से होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। दूसरी चीज अपन यहां पे एक चीज और समझने वाले हैं कि ऑक्सीजन जो है वो लेवल क्यों अफेक्ट होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस। क्या समझना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स है, वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ये बात क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, वो CO2 गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेंगे, CO2 गैस लेंगे, प्लस क्या चाहिए उनको, वाटर चाहिए, वाटर चाहिए। और किसकी प्रेजेंस में बेटा, वो किसकी प्रेजेंस में लेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट चाहिए। और एक पिगमेंट होता है जिसका नाम याद रखना, जो लीव्स के अंदर होता है, ग्रीन प्लांट्स की जो पत्तियां होती है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब याद रखना ये क्लोरोफिल होता है, इसी की वजह से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसकी लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, ठीक है। तो CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, प्लांट्स क्या करते हैं, इसको, इससे स्टार्च बनाते हैं, C6H12O6, इसको बोलते हैं स्टार्च। ये होता है स्टार्च, याद रखना, यानी भोजन बनाते हो। और प्लस में गैस कौन सी रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। यानी अपन जो है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, और प्लांट्स है उसी CO2 से क्या बना रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। इसलिए अगर ग्रीन प्लांट्स डिसअपियर हो जाएंगे तो सबसे पहले क्या अफेक्ट होगा बेटा, क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल अफेक्ट होगा। इज इट क्लियर, ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज विच प्रोसेस हेल्प्स रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल इवन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हर चीज को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको खींच रहा है। अब प्लांट्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी रूट्स होती है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं और ऊपर लेके लीव्स तक पहुंचा रही हैं। तो ये लीव्स तक पहुंचा रही है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है ये काम। ये कैसे हो रहा है, इसको थोड़ा समझो। देखो एक प्रोसेस का नाम है, देखो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो देखो बेटा क्या होता है, जैसे ही सनलाइट के अंदर, हीट के अंदर वाटर है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, गैस वेपर के अंदर। यानी वाटर का चेंज होना ना वेपर के अंदर, वाटर वेपर के अंदर गैस में बदल जाना इवेपोरेशन कहलाता है। इज इट क्लियर, ये तो सनलाइट की वजह से होता है, वाटर साइकिल का मेन कंपोनेंट है। यानी इवेपोरेशन तो क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, बोलो क्लियर है क्या, ये तो नहीं हुआ, ये तो इवेपोरेशन हुआ। यानी यहां तो गैस, लिक्विड का क्या बनता है, गैस बनता है इवेपोरेशन में। ट्रांसपिरेशन उस प्रोसेस का नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। ट्रांसपिरेशन जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स जो वाटर को लूज करते हैं, प्लांट्स लूज वाटर through the process of a ट्रांसपिरेशन। यानी जो आपने कभी कभी सुबह देखा होगा ना, कई बार प्लांट्स की जो लीव्स होती है उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। यानी पानी, जैसे हमारा स्वेटिंग होता है ना, हमारा जो पसीना होता है, स्वेटिंग निकलता है इंसानों के, वैसे प्लांट्स भी वाटर को लूज करते हैं, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको लूज करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये याद रखना। ऑस्मोसिस इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं अपन एक्सप्लेन करते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है बेटा, वाटर वेपर जब वापस चेंज हो जाती है, वाटर वेपर किस में चेंज हो जाए, वापस वाटर वेपर वापस किस में चेंज हो जाए, चेंज इनटू लिक्विड, यानी वापस इसमें वाटर में चेंज हो जाए। भाप है ना जो, वो हमारे अर्थ से गई ऊपर जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो वहां पे ये वापस कंडेंस हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो भाप जो नीचे से इवेपोरेट होके गया पानी, ऊपर जाने के बाद में जहां टेम्परेचर कम हुआ वहां पे ये वापस कंडेंस हो जाएगा, यानी वापस ड्रॉपलेट्स के अंदर, टीनी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को अपन क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। इज इट क्लियर। और कंडेंसेशन का बेस्ट एग्जांपल है क्लाउड्स।
क्या है, क्लाउड्स, हमारे जो बादल आपको दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को बेटा ध्यान रखना है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट की रूट्स होती है ना, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अब वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और ये ऑस्मोसिस कैसे काम करता है ध्यान रखना। ये लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ना, जहां पे मतलब पानी कम है, और जो साइड का एरिया है प्लांट्स के, जो मिट्टी है, सोयल है, उसके अंदर पानी ज्यादा है, और जो रूट्स है उसमें पानी कम है। अब पानी का एक गुण होता है, किसी भी लिक्विड का एक गुण होता है, उसका कैरेक्टर होता है कि वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करता है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है। तो क्या होता है, ये इसके अंदर एक प्रेम्बल होती है, जिसको सेमी प्रेम्बल होते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है रूट्स के अंदर। वो क्या करती है, जो पानी बाहर वाला पानी है उसको अंदर की तरफ क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी वहां जो सोयल के अंदर जो वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, उस वाटर कंटेंट को अपने अंदर की तरफ क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ऑस्मोसिस का मतलब समझे आप, ये कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है, ये वाटर के कैरेक्टर पे काम करता है कि हायर डेंसिटी है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी का जो जाने का गुण है उस पे काम करता है। इसके अंदर कोई एनर्जी की नीड नहीं होती है, और ये जो रूट्स होती हैं हमारे प्लांट्स की, इसी प्रोसेस से क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, जो पूरे बाद में उसको किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जाइलम, उसके थ्रू पूरे प्लांट के अंदर ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इज इट क्लियर? I hope your doubts have been cleared. Move to the next question, and that is, which pair shows correct matching of animals and food habit? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट अपन ने समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। काउ ऑमनीवोर नहीं, ऑमनीवोर्स तो वो होता है जो दोनों तरह के खाने खाता है, वेजिटेरियन भी होता है और क्या होता है, नॉन वेज भी खाता हो, है ना। तो ऑमनीवोर्स जैसे इंसान, हम जो ह्यूमंस है, वो बेस्ट एग्जांपल है ऑमनीवोर्स का। तो ऑमनीवोर्स क्या होंगे, नॉन वेज, वेजिटेरियन फूड भी खाएंगे और क्या खाएंगे, नॉन वेज भी खाएंगे। दोनों तरह के खाना जो खाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑमनीवोर्स। तो ये तो गलत है, काऊ तो क्या खाती है, ग्रास खाती है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला है लोएन, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स उसको बोलते हैं, हर्बीवोर किसको बोलेंगे बेटा, जो केवल प्लांट्स को भोजन करता है। किसका भोजन करता है, केवल ग्रीन प्लांट्स को खाता है, यानी प्लांट्स जिसका से ही बना हुआ जो प्रोडक्ट है वही खाते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं। तो भाई साफ है, काऊ तो हर्बीवोर्स थी, और लायन तो क्या होता है, लायन तो दूसरे एनिमल्स को खाता है, और जो दूसरे एनिमल्स को खाता है उसको बोलते हैं बेटा कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। तो कार्निवोर कौन से होंगे, जिनका फूड क्या होता है, एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, हंट करके खाते हैं, वो कार्निवोर्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ, बियर जो है ना, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। बियर जो होता है, भालू होता है ना, वो क्या करता है, प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, तो ये ऑमनीवोर्स हो जाएगा, जस्ट लाइक ह्यूमंस। ये अपना जो पेयर है वो सही दे रखा है। तो यहां पे तीनों कॉन्सेप्ट समझनी है अपने को। हार्बीवोर्स कौन से होंगे, वो होंगे जो केवल प्लांट से बने हुए फूड खाएंगे। इज इट क्लियर? अब बताओ कार्निवोर्स किसको बोलेंगे, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, है ना, ये सारे के सारे जो हंटिंग करके एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोर्स हो गए। इज इट क्लियर? एंड थर्ड, ओमनीवोर्स, जो एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, जैसे हम खुद हो गए, इंसान हो गए, बियर हो गया, ये सारे जो नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं, ये क्या कहलाएंगे बेटा, ओमनीवोर्स कहलाएंगे। तो राइट पेयर इज द सी। इज इट क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज, ए सीड नीड्स ऑल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू जर्मिनेट। जर्मिनेट, अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेशन के लिए सीड्स को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, विच एक्सेप्ट ऑफ द, यानी इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके जर्मिनेशन के लिए, यानी उसको सीड को प्लांट बनने के लिए क्या जरूरी नहीं है। देखो, वाटर तो जरूरी है बेटा, बिना वाटर के तो जर्मिनेशन होता ही नहीं है। आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा कि अपन सीड्स को क्या करते हैं, सॉक करते हैं, और उसके बाद में कपड़े के अंदर क्या कर देते हैं, किसी भी क्लॉथ के अंदर या कॉटन के अंदर, वूल के अंदर, उसको क्या करते हैं, डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। यानी वाटर तो इंपॉर्टेंट कंटेंट है। एयर, हाँ बिल्कुल, बिना एयर के भी जर्मिनेशन नहीं होगा। सनलाइट नहीं बेटा, जब अपन मान लो सीड को जमीन के अंदर, अपन ने जमीन के अंदर दबा दिया उसको सीड को, तो उस टाइम पे उसको सनलाइट मिलेगी क्या, नहीं। तो सनलाइट यहां पे नेसेसरी फैक्टर नहीं है। सनलाइट तो जब प्लांट बन जाता है और उसके बाद में उसकी लीव्स आ जाती हैं तो भोजन बनाता है, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स बिना सनलाइट के क्या नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, यानी भोजन नहीं बना सकते। तो सनलाइट यहां पे जरूर नहीं है। हीट चाहिए,
यानी आप याद रखना कि जो सीड होता है उसमें जर्मिनेशन के लिए हीट जरूरी चाहिए, यानी वार्मथ भी चाहिए, एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। याद रखना सनलाइट नहीं चाहिए। सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है और यहां बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं। वार्मथ का मतलब यहां पे होता है थोड़ा हीट। तो अपन जमीन के अंदर जब सॉइल के अंदर उसको करते हैं, अपन दबाते हैं उसको, तो उसके अंदर उसका हीट है ना, हीट, वाटर और एयर, इनकी वजह से जर्मिनेशन होता है, ना कि सनलाइट की वजह से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सनलाइट तो किसके लिए जरूरी है बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। और यहां बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले थे, इस बात को समझना अपने को। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच सिचुएशन बेस्ट शोज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो सारे जानते होंगे ना, घर्षण, जिसको अपन हिंदी में बोले तो घर्षण। फ्रिक्शन, अपन हमारी अर्थ पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आराम से इजीली अपन मूव कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, कौन से फोर्स की वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी चीज स्टेबल ही नहीं रह पाती। अगर मान लो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो कोई चीज अगर अपन ने उसको मोमेंटम दे दिया, उसको अगर धक्का मार दिया, स्लाइटली आपने उसको एक बार ऐसा धक्का दे दिया, तो वो इनफिनिट टाइम तक क्या करती रहेगी? चलती रहेगी, मूवमेंट करती रहेगी, जब तक कोई दूसरा फोर्स उसको रोकने के लिए अपन ने नहीं लगाया। क्योंकि हमारी पार्थ की जो अर्थ है उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक दूसरा फ्रिक्शन जो है, इसकी वजह से अपन इजीली यहां पे चल पा रहे हैं। तो देखो फ्रिक्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? फॉलिंग ऑफ लीव्स, पेड़ से पत्ती गिरना, क्या फ्रिक्शन का एग्जांपल है? नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। इज इट क्लियर? तो ये तो ग्रेविटेशन का एग्जांपल है। किसका? क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल पुल है, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए पेड़ से जो पत्ते गिरेंगे वो नीचे की तरफ आएंगे। राइटिंग विद ए पेन, बिल्कुल सही है। फ्रिक्शन, आप पेन से लिख रहे हो अपने पेपर के ऊपर, वो किसका एग्जाम्पल है? फ्रिक्शन का ही एग्जाम्पल है। उसमें जो घर्षण हो रहा है पेपर के साथ में पेन की निब का, उसी वजह से आपकी राइटिंग हो पा रही है, उसी की वजह से आप लिख पा रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन का ये एग्जाम्पल है। फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर, तो जो वाटर फ्लो होता है वो भी बेटा ग्रेविटेशनल की वजह से, और इसमें एलिवेशन काम आता है। यानी वाटर हमेशा क्या होता है? हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ, यानी स्लोप के अकॉर्डिंगली फ्लो करेगा और ग्रेविटेशन पुल। तो वाटर के अंदर कौन सा सिद्धांत काम करेगा? एक तो भाई एलिवेशन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ पानी जाता है, और दूसरा ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, और थर्ड है आपका ऑप्शन डी है रिफ्लेक्शन इन मिरर। तो ये तो रिफ्लेक्शन का सिद्धांत है, यानी बाउंस बैक हो जाना लाइट का। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंस बैक ऑफ लाइट। तो यहां पे ऑप्शन आपका क्या सही रहा बेटा? Writing with a pen, option B is the correct answer. I hope you got the concept. Is it clear? Move to the next question and that is which of the following will not reduce air pollution? इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, कम नहीं करता है? देखो, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डेफिनेटली इट रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। कैसे रिड्यूस करता है? अगर अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो 50, मतलब एक बस का ही एग्जांपल लेते हैं, उसमें वो 52 सीटर है या 50 सीटर है, अब 50 के 50 उसमें जाएंगे तो भी उतना ही पेट्रोल जलना है, उतना ही पोल्यूशन होना है, और उसमें 10 बैठ के गए तो भी उतना ही पोल्यूशन होना है। अगर अपन ये मान के चलो उसमें 10 बंदे ही जा रहे हैं तो भी बस तो उतना ही पोल्यूशन कर रही है। अगर अपन अपने खुद के ट्रांसपोर्ट को छोड़ दें, अपनी बाइक को छोड़ दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करें, तो जो 20-30 मोटरसाइकिल से या अपने खुद की गाड़ियों से अपन जो पेट्रोल फूंकने वाले थे, जो पोल्यूशन करने वाले थे, वो कम हुआ कि नहीं हुआ? तो बेस्ट मेथड है, हमें जहां तक हो सके वहां तक इजीली अगर कहीं पहुंच सकते हैं और ज्यादा अपने को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। ये एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का बेस्ट मेथड है। ये तो है। अगला कह रहा है प्लांटिंग ट्रीज। यस ऑफ कोर्स, प्लांटिंग ट्रीज भी बेस्ट मेथड है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना, क्योंकि आपको पता है ना कि पोल्यूशन को सबसे कम कौन करता है? प्लांट्स की वजह से अपन सर्वाइव कर पाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं ना, वो CO2 जो अपन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 जो अपन रिलीज कर रहे हैं उसको लेके और फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना रहे हैं और इसी भोजन से अपना काम चलता है। तो प्लांट्स तो बहुत अच्छा है, जितने प्लांट्स लगाएंगे उतना ही पोल्यूशन कम होगा। तो ये भी भाई रिड्यूस करता है एयर पोल्यूशन को। बर्निंग गार्बेज, दैट इज नॉट ए गुड मेथड। अगर अपन गार्बेज को, किसी भी कचरे को जला रहे हैं तो जला रहे हैं, उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में घुल जाती है और वो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एयर पोल्यूशन का एक बड़ा फैक्टर है। आपने सुना अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल भी सुना होगा दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली के अंदर जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, से बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि हरियाणा पंजाब के अंदर क्या होता है, पराली जलाते हैं। जो फसल काटने के बाद में जो बच गया ना वेस्ट, उसको जला दिया जाता है और उससे जो हार्मफुल गैसेज होती है वो एटमॉस्फेयर में इस लेवल तक चली जाती हैं कि जो आसपास के एरिया है ना, वहाँ पे ब्रीथिंग भी बड़ा
नॉर्मल नहीं रह पाता है, बहुत दिक्कतें पैदा करती है। तो जब किसी भी चीज़ को अपन जलाते हैं, ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, इससे एयर पोल्यूशन होता है। तो बर्निंग गार्बेज सही आपका आंसर होगा। यूजिंग सोलर एनर्जी, ये तो अच्छी बात है बेटा, सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, जितना भी अपन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज यूज करेंगे उतना ही बेटर है हमारी जनरेशंस के लिए भी, और ये कभी रिन्यूएबल है, ये कभी खत्म भी नहीं होने वाला है, और ग्रीन एनर्जी का सोर्स है जिससे कोई भी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच ऑर्गन सिस्टम वर्क्स टुगेदर विद द लंग्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑर्गन सिस्टम है वो काम करता है, ये याद रखना। ये तो हमें पता है, अपन ने ब्रीथिंग ली और सांसें ली, अंदर जाने के बाद में वो कौन सा सिस्टम है जो आपकी बॉडी की हर सेल्स तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो कौन सी चीज है। तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्या है, आपने फूड जो भोजन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे आपने मुंह से भोजन लिया, इसोफिगस में गया, फिर आपके स्टोमक में गया, स्टोमक से किस में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में किस में, लास्ट में जो वेस्ट होता है फूड वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनएस के थ्रू अपन रिलीज कर देते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी जो भोजन है उसके जो पार्टिकल्स है, मेजर पार्टिकल्स का स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन होना और उनको इजिएस्ट फॉर्म ऑफ द फूड के अंदर हमारा बॉडी जिसके अंदर उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके अंदर वो एनर्जी बना सकता है, उस रूप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका तो ऑर्गन का तो ये काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन, मेनली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको नर्व सेल्स बोलते हैं, यानी पूरी की पूरी बॉडी को रेगुलेट यही करता है आपका नर्वस सिस्टम, यानी आपकी थिंकिंग, प्रोसेसिंग, जो सारी चीजें अपन फील कर पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ये पूरे नर्व हमारी बॉडी के अंदर होती है और इसी से हमें सारी चीजों का पता चलता है, सेंस होता है। तो नर्वस सिस्टम हो गया। अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, हर सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। और याद रखना, ये जो हीमोग्लोबिन है इसी की वजह से हमारा ब्लड है ना, उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। कलर क्या होता है, रेड होता है। किसकी वजह से बेटा, हीमोग्लोबिन की वजह से। और ये हीमोग्लोबिन होता है ना, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने साथ में अटैच कर लेता है और पूरी बॉडी के अंदर हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसीलिए याद रखना, जो हीमोग्लोबिन है वो एक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर, और हीमोग्लोबिन की कमी होने पे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया डिजीज जो होती है वो किसकी कमी से होती है, हीमोग्लोबिन की कमी से। क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं होगा, और बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हुई तो बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी। इज इट क्लियर। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो इसको। और हीमोग्लोबिन एक एवरेज पर्सन के अंदर कितना होना चाहिए बेटा, 12 से लेके 16 ग्राम जो है ना पर डेकालीटर होना चाहिए, पर डेकालीटर। इज इट क्लियर। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, एक जो हेल्थी पर्सन होता है ना उसके अंदर 12 से 16 ग्राम पर डेकालीटर होना चाहिए, ये याद रखना है अपने को अच्छे से। और लास्ट ऑप्शन आपका यहां पे ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ऑप्शन डी है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब जो भी वेस्ट फूड है आपकी बॉडी के अंदर जो बच गया, जो वेस्ट फूड है उसको अपन रिलीज करते हैं, तो वो कौन सी सिस्टम से करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलीज करेंगे। तो चारों सिस्टम अपन ने यहां पे समझ लिए। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड इट। एंड नेक्स्ट, अब देखो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है श्री मंगलम स्कूल, वो सिलेक्शंस की फैक्ट्री कहा जाता है। और ये केवल एक टैग नहीं है बेटा, ये हमारे जो फैकल्टीज़ है उनकी हार्ड वर्क है, हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका विज़न है, उनकी ऑनेस्टी है, वो इतने डेडिकेटेड हैं बच्चों के लिए कि जो संभव हो सके हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना, उनको प्रैक्टिकल्स दिखाना, टीचर्स जो मेथड्स, जो बेस्ट इनोवेटिव मेथड्स है उससे उसको बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको तैयार किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन किया जाए, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर चीज़ पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है हमारे स्कूल के बारे में वो आपको मैं बताऊं कि एकदम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है। और आज के टाइम पे अगर आप अपने बच्चों को पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक ऐसे इन्वायरमेंट में पले बढ़े जहां वो तैयार होके और आगे जाके सोसाइटी के अंदर कुछ बड़ा अचीवमेंट ले,
तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट उनको देना ही होगा। आपको पता है इतना जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ इतना पॉइजनस इन्वायरमेंट हो गया है कि वहाँ अपन बच्चों को रख के ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है, उनकी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा हो ही नहीं पाएगा वहाँ पे। तो सबसे मेन प्रायोरिटी आपको एकदम से पॉल्यूशन को भी देनी है, आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सबसे बेस्ट लोकेशन है, यहाँ पे बिल्कुल आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, हर चीज़ यहाँ पे साइलेंटली हम वर्क करते हैं। हाँ, मानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम इतने ज़्यादा हाइलाइट्स नहीं है, लेकिन सिलेक्शंस की लिस्ट हमारी सबसे लंबी है, और उस लिस्ट में अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं, उस लिस्ट के अंदर आप भी ऐड होना चाहते हैं, तो प्लीज़ विजिट करना और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। इज इट क्लियर? इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ एक हमारी साइट पे जाओगे आप, साइट पे जाने के बाद में एक ऐसा आपको एडमिशन इंक्वायरी का फॉर्म आएगा, वहाँ आपको अपना नाम डाल देना, पूरा नाम, मोबाइल नंबर डालने हैं, ईमेल आईडी डालनी है, और जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो, आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच के लिए कोई भी जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैसेज, और उसके बाद में सबमिट कीजिएगा। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, और आई एम श्योर यू विल गेट योर ड्रीम्स कम ट्रू इफ यू कनेक्ट विद अस। इज इट क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज विच चेंज इज इरिवर्सिबल। दो चेंज होते हैं बेटा, दो प्रकार के चेंज होते हैं, यहां बहुत अच्छे से समझना, यहां से क्वेश्चन आता है। एक होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है? फिजिकल चेंज। और एक होता है बेटा फिजिकल चेंज, और एक दूसरा होता है बेटा जिसको अपन मैं कहूं, इज इट क्लियर? दूसरा जो चेंज होता है वो होता है केमिकल चेंज। दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर क्या होती हैं, चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं, चीज़ें वापस रिवर्स हो सकती हैं। इज इट क्लियर? यानी जैसे अपन ने वाटर है, वाटर से आइस बना दिया, आइस से वापस वाटर बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये रिवर्सिबल है। जबकि केमिकल चेंज के अंदर जो चीज़ एक बार बन गई ना, उसको दोबारा नहीं अपन प्राप्त कर सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं बना सकते। याद रखना, फिजिकल चेंजेस, आप बस माइंड में एक चीज़ क्लियर रखेंगे कि फिजिकल चेंजेस उन चीज़ों में होगा जिसको वापस उस चीज़ में, जिस चीज़ को आपने कन्वर्ट किया उसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर, तो ये फिजिकल चेंज है। सिंपल सा, जैसे पानी का एग्जांपल हमने लिया, पानी से हमने क्या बनाया, आइस बनाया, और आइस से अपन वापस क्या बना सकते हैं बेटा, वाटर बना सकते हैं। इज इट क्लियर? इजी। लेकिन अगर मान लो आपने मिल्क है, मिल्क से आपने कर्ड बना दिया, क्या दही से वापस दूध बना लोगे? नहीं, वो केमिकल स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया। अब कर्ड को आप रिवर्स कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कोई चीज है आपने उसको बर्निंग कर दिया, बर्निंग करने के बाद में वहां पे उसका ऑक्सीडेशन हो गया, कुछ रिएक्शंस हो गई, अब वो केमिकल चेंज हो गया उसके अंदर, उसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो यही पूछा है, कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, और केमिकल चेंज क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। अब यहां पे देखो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज किया, क्या उसका टेम्परेचर जो कोज था, जिस कोज को दिया और वाटर क्या हो गया, फ्रीज हो गया, उस कोज को हटा लो, यानी उसको टेम्परेचर अपन ने कूल डाउन किया, उस कोज को हटा दो, वापस क्या हो जाएगा, वाटर, जो फ्रीज वाटर है यानी आइस है, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मेल्टिंग ऑफ आइस यानी जो बर्फ पिघल रही है उससे वापस बर्फ नहीं बना सकते? हाँ, बना सकते हैं। उसको अगर टेम्परेचर कम दिया किया तो वापस वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। बर्निंग ऑफ पेपर इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने पेपर को जला दिया, अब क्या पेपर को, उस जले हुए पेपर से वापस पेपर बना सकते हो क्या? नहीं, वो केमिकली एक नया सब्सटेंस बन गया, एक नया पदार्थ बन गया, नया मैटर बन गया। इज इट क्लियर? यानी केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जिसमें कोई नई चीज बन जाती है जिसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, भाई ये भी क्या है, क्या है, फिजिकल चेंज ही है। आपने स्टीम है, जो भाप है, उसको कंडेंस करके क्या बना लिया, ड्रॉपलेट्स, उसको वापस हीट दो, वापस वो क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, स्टीम हो जाएगी। तो ये तीनों तो फिजिकल चेंजेस है। लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर, अगर किसी चीज को अपन ने जला दिया, मोस्टली यही आता है आपके क्वेश्चंस के अंदर कि बर्निंग, तो बर्निंग से जो चीज, जो सब्सटेंस बनता है वो डिफरेंट बनता है, यानी वापस उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल होता है। ये आपको याद रखना है। तो फिजिकल चेंजेस इन ऊपर ए, बी और ऑप्शन डी में है फिजिकल चेंज, ऑप्शन सी में है बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। आई होप
Your doubts are clear. Move to the next question, and that is, which soil type हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यहां पे कुछ चीजें क्लियर होने वाली आपकी, ध्यान रखना। विच सोयल टाइप हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी वो कौन सी सोयल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सबसे ज्यादा वाटर को होल्ड करके रखता है। तो याद रखना एक नाम, क्ले। जिस सोयल के अंदर क्ले की मात्रा ज्यादा होगी, जिसमें क्ले ज्यादा होगा, वही सोयल सबसे ज्यादा वाटर को होल्ड करेगी, वही सबसे ज्यादा वाटर को क्या करेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। ध्यान रखना है, यानी वाटर होल्डिंग उस सोयल में ज्यादा होगा जिसमें क्ले ज्यादा होगा। तो देखो यहां पे क्ले सोयल दे रखा है, तो क्ले सोयल क्लियर आंसर हो जाएगा। जिस भी सोयल के अंदर क्ले की मात्रा ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग। ब्लैक सोयल के अंदर अपना क्ले काफी ज्यादा होता है, इसलिए ब्लैक सोयल जो होती है ना उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि क्ले की मात्रा ज्यादा होती है। अब बात करो सैंडी सोयल, ये तो डेजर्ट एरियाज में पाई जाती है बेटा, और सैंडी सोयल्स को आप क्या कहोगे, ये सबसे कम फर्टाइल सोइल होती है। वैसे तो कुछ सोइल्स और होती है जैसे सैलाइन सोइल होती है, वो सबसे कम फर्टाइल है क्योंकि उसमें सैलिनिटी ज्यादा हो जाती है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन वैसे अगर अपन नॉर्मली देखें तो डेजर्ट एरिया में जो सोइल्स होती है, अपने थार डेजर्ट में जो सोइल है वो सैंडी सोइल है, और ये इसमें सबसे कम वाटर कंटेंट होता है, होल्ड करने की सबसे कम वाटर कंटेंट होल्ड करती है ये। और याद रखना ये फर्टाइल नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती है। लोमी सोइल सबसे बेस्ट सोइल होती है एग्रीकल्चर के लिए। अगर पूछ लिया जाए एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट सोइल कौन सी है, तो वो हो जाएगी तुम्हारी एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट सोइल रहेगी लोमी सोइल। क्ले सोइल सबसे ज्यादा क्या करेगी, वाटर को होल्ड करेगी, ये याद रखना। रॉकी सोइल्स जो आपके माउंटेन्स रीजन, माउंटेनियस रीजन होते हैं ना, वहां पे क्या पाई जाती है, रॉकी सोइल पाई जाती है। इज इट क्लियर? चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज विच एग्जाम्पल शोज एडेप्शन फॉर सर्वाइवल इन डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स की बात करें या फिर डेजर्ट प्लांट्स की, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें नेचर है ना वो देता है जिससे वो वहां पे सर्वाइव कर सके। इज इट क्लियर? हम सब के अंदर, जैसे अगर मैं बात करूं ठंडे प्रदेशों के अंदर जो जिसको कहो ना लो टेम्परेचर एरियाज के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, लिविंग बीइंग रहते हैं, उनके अंदर कुछ डिफरेंट एडेप्शंस होते हैं। डेजर्ट में रहने वाले में कुछ डिफरेंट एडेप्शंस होते हैं। नेचर की तरफ से ये चीजें ऑलरेडी हम सब लोगों को मिली होती है। तो याद रखना, थिक फर इन पोलर बियर, फर होती है, थिक फर होती है पोलर बियर्स के अंदर, जो पोलर एरियाज होते हैं, जो जहां टेम्परेचर माइनस में होता है, तो ये बियर वहां पे सस्टेन कर पा रहे हैं। किसकी वजह से सस्टेन कर पा रहे हैं बेटा? मोटी फर होती है जिसकी वजह से उनको सर्दी फील नहीं होती है। तो ये क्या एक एडेप्शन है उसके लिए। वेब फिट इन डक, जो अपना बतख होती है उसके अंदर वेब फिट होते हैं, ये भी एक एडेप्शन है जो वाटर के अंदर भी वो काम कर सकती है। हम्प इन केमल इज द करेक्ट आंसर। जो हम्प होता है केमल के अंदर वो एक एडेप्शन है, यानी वो केमल है वो इजीली सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट में, और उसके लिए क्या एडेप्शन उसको है, उसके पास में है, वो है हम्प है। याद रखना, केमल के पास में जो हम्प है वो इजीली सर्वाइव कर सके, किसके अंदर, डेजर्ट के लिए, उसके लिए है। तो याद रखना, सॉफ्ट क्लॉज इन टाइगर ये किसके लिए है बेटा? ये हंटिंग के लिए। कौन सा एडेप्शन है? हंटिंग एडेप्शन है, यानी हंटिंग इजीली कर पाए टाइगर, उसके लिए उसको क्या मिलते हैं? सॉफ्ट क्लॉज इन टाइगर, पंजा जो होता है ना सॉफ्ट एकदम, जिसके अंदर भी मारा शिकार किया वो उसको निकाल लाता है। तो ये कुछ एडेप्शंस है, तो ये आपको याद रखना, हम्प इन केमल। और यहाँ के प्लांट्स के अंदर, डेजर्ट के अंदर क्या होंगी, यहाँ की जो लीव्स होती है ना वो कांटों में रूपांतरित बहुत छोटी होंगी डेजर्ट एरियाज के अंदर, और जो रूट्स होती है ना वो डीप जाती है, क्योंकि इजीली पानी मिलता नहीं है तो इनकी रूट्स बहुत डीप जाती है। कैक्टस जो डेजर्ट एरियाज के अंदर जो होती है ना प्लांट्स स्पीसीज, उसको अपन बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई लीव्स आर ग्रीन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताऊं कि हमारे वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी अपन देखते हैं जो कलरफुल दिखाई देता है, एक्चुअली नथिंग इज कलरफुल। हमारे वर्ल्ड में कोई कलर है ही नहीं, ये जस्ट एक भ्रम है। हमारी जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्शंस की वजह से हमें ये कलर्स दिखाई देते हैं, एक्चुअल में कोई कलर नहीं है। कोई चीज है वो रेड लाइट को ज्यादा क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो हमें रेड दिखेगी। कोई चीज है वो ग्रीन लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो ग्रीन दिखेगी। एक्चुअल में कोई कलर नहीं होता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। एक्चुअल में हमारा वर्ड कलरलेस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और हमें इस चीज को समझना है। अपन यहां पे बात करते हैं कि जो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो एक्सप्लेन करता है कि जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है। देखो, दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, यस ऑफ कोर्स। प्लांट्स के जो पत्तियां हैं वो हमें ग्रीन क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। कौन से लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं? ग्रीन लाइट को। दे एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, नहीं, एब्जॉर्ब करने से नहीं, रिफ्लेक्ट करने से होगा। दे प्रोड्यूस ग्रीन पिगमेंट ओनली एट नाइट,
ये कौन सी बात, नाइट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है, ये तो याद है ना आप लोगों को सबको, उसको क्या बोल देंगे, क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। और याद रखना ये क्लोरोफिल ही है जो क्या करता है, पत्तियों के अंदर, लीव्स के अंदर होता है, जो ग्रीन लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और उसकी वजह से क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें लीव्स कैसे दिखेंगे, ग्रीन दिखेंगे। याद रखना, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। नहीं, जो लिप्स होती हैं ग्रीन प्लांट्स, उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ए सही हो गया। दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, यानी पत्तियां ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, बाउंस बैक कर देती हैं। इज इट क्लियर, वापस लौटा देती है। इज इट क्लियर, तो हमें वहां पे ग्रीन लाइट ही दिखेगी, बाकी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी, केवल ग्रीन लाइट को वापस, तो वो ग्रीन कलर हमें दिखेगा। इज इट क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच इवेंट प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो होता है ना वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इनमें से कौन सा इवेंट इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है। देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल आप नहीं समझ पाओगे, यू कांट अंडरस्टैंड अबाउट इट। बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर क्या होगा, एयर जो है ना वो एक्सपेंड करेगी, क्योंकि वहां हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो एयर जो होती है ना वो हीट होगी, मतलब गर्म होगी, गर्म होगी, जो हॉट एयर होती है वो ऊपर उठती है। तो यहाँ पे तो ये प्रोसेस काम करेंगी। फॉलिंग ऑफ रेन, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एयर है ना वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ये नहीं। इनफ्लेटिंग ए बैलून, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। आप बैलून है वो, उसके अंदर आप एयर डालोगे तो बैलून की साइज बढ़ जाएगी, शेप बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, हवा स्पेस घेर रही है कि नहीं घेर रही है, हवा को स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हवा में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती स्पेस को, तो बैलून में कितनी भी हवा दो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए था। लेकिन जब आप उसको क्या करते हो, फुलाते हो, जब उसके अंदर एयर एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है, वो फूलता है, उसकी शेप बड़ी होती है। और इसका मतलब सीधा सा है कि हमारी जो एयर है वो स्पेस को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। दैट इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर। Move to the next question and that is which pair shows cause and effect correctly। कारण और उसका इफेक्ट कौन सी है। एक्सेसिव रेनफॉल होगी तो ड्रॉट, ये तो गलत बात है। एक्सेसिव रेनफॉल होगी तो ड्रॉट कैसे होता है, ड्रॉट तो जब रेनफॉल क्या होगी, नहीं होगी रेनफॉल तो ड्रॉट होगा। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा, जो हमारे डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है, वहां पे क्या होती है, रेनफॉल नहीं होती है। तो उसको जब रेनफॉल नहीं हो उसको बोलते हैं ड्रॉट। तो एक्सेसिव रेनफॉल को ड्रॉट कैसे बोलेंगे। अगला है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब लार्ज स्केल पे प्लांट्स को काटना, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल, क्या कहलाएगा, डिफोरेस्टेशन। और जब पेड़ काटेंगे, देखो जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है ना वो सोइल को अरेस्ट करके रखती हैं, यानी उसको जकड़ के रखती हैं। अब जब तक जितने प्लांट्स रहेंगे तो उतना सोइल इरोजन कम से कम होगा। याद रखना, जैसे आपने देखा होगा सैंडी एरियाज के अंदर सोइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है। जहां पे भी गार्डन हो, पार्क्स हो, वहां पे सोइल इरोजन नहीं होता क्योंकि वहां ग्रास है, प्लांट्स है, तो उनसे वो मिट्टी जो होती है वो अरेस्ट होकर रखती है, एकदम से जकड़ी हुई रहती है, तो सोइल इरोजन नहीं होता है। लेकिन अगर आपने प्लांट्स काट दिए तो मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा। सोइल इरोजन का मतलब मिट्टी जो अपने जो लैंड, जिस लिथोस्फीयर पे अपन रह रहे हैं, उसकी अपर लेयर का बह के चले जाना। तो डिफोरेस्टेशन होगा तो अपर लेयर यानी सोयल है वो बह के जाएगी, हवा के साथ में भी जा सकती है क्योंकि अरेस्ट नहीं है, उसको जकड़ के नहीं रखा किसी ने, या वो पानी के साथ में भी बह के जा सकती है। इज इट क्लियर। तो डिफोरेस्टेशन से सोयल इरोजन होता है। यस ऑफ कोर्स इज द करेक्ट आंसर। और अगला है ऑप्शन आपका सी, रिसाइकलिंग मोर वेस्ट। तो रिसाइकलिंग मोर वेस्ट से आपका कोज, और रिसाइकलिंग करने से तो क्या होता है, वेस्टेज कम से कम होता है। भाई आप रिसाइकलिंग करोगे चीज़ों को उतना ही, जैसे आपने घर में यूटेंसिल्स काम में लिए, कोई भी बर्तन वगैरह आप किचन में काम में ले रहे हो, जैसे वो खराब हो जाए वापस उसको दे दो, भट्टी में जाएगा, गलेगा, नए बर्तन बन जाएंगे, तो इससे तो वेस्टेज और कम हो गया। ये तो अच्छा तरीका है रिसाइकलिंग की, चीज़ों को रिसाइकिल करके यूज़ करें। जैसे पानी को अपन ने गंदा कर दिया, अब उस पानी को वापस रिसाइकिल करके वापस फ्रेश बना दे, तो इससे तो वेस्टेज कम से कम होता है। तो ये तो नहीं हो सकता। अगला है एफोरेस्टेशन। याद रखना, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल पे प्लांट्स को लगाना, बहुत बड़े एरियाज के अंदर प्लांट्स को लगा देना, प्लांटिंग करना, क्या कहलाता है, एफोरेस्टेशन। और एफोरेस्टेशन से फ्लड आएगा क्या, नहीं, एफोरेस्टेशन से फ्लड नहीं आएगा, फ्लड रुकेगा। तो याद रखना है अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। और डिफोरेस्टेशन भी मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए। ओके, Move to the next question and that is why do aquatic plants have weak stems। जो aquatic plants होते हैं, aquatic plants का मतलब पानी में होने वाले प्लांट्स, कौन से प्लांट, वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, वाटर प्लांट्स ही क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। इज इट क्लियर। याद रखना एक्वेटिक प्लांट्स कहलाएंगे।
और ये इन एक्वेटिक प्लांट्स की एक विशेषता होती है, इनका स्टेम, जैसे अपन लैंड पे जितने भी अपने आसपास आप जो प्लांट्स देखते हो ना, इनका स्टेम जो तना होता है वो बड़ा काफी मजबूत होता है, लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होता है इसका स्टेम होता है ना बहुत वीक होता है, आप देखोगे तो एकदम मुलायम से होता है। क्यों? क्योंकि बेटा वाटर सपोर्ट करता है उस स्टेम को, उसको जरूरत ही नहीं है वजन उठाने की। आपने पानी को कभी, पानी की बाल्टी बकेट है उसको पानी में देना और उसका जब पानी के लेवल तक उसको खींचना, आपको जोर ही नहीं आएगा क्योंकि वाटर खुद फोर्स कर रहा है उसको। इज इट क्लियर? आपको जोड़, हाँ, पानी के जैसे ही ऊपर आ गए आप तल से, उसके लेवल से, तो फिर आपको वजन लगेगा, जब तक अंदर तक वजन नहीं लगेगा। तो वैसे ही वाटर में कोई भी चीज है उसको वाटर खुद क्या करता है? सपोर्ट करता है, याद रखना। तो यहां पे वाटर खुद सपोर्ट करता है, इसलिए इनका स्टेम मजबूत होने की जरूरत नहीं है, तो वाटर सपोर्ट्स देयर वेट, ये ऑप्शन सही हो गया। दे ग्रो स्लोली, ये तो कोई रीजन नहीं है कि कोई चीज अगर स्लोली ग्रो हो रही है तो उसका स्टेम होना वो वीक होगा। दे डू नॉट नीड सनलाइट, ये भी कोई रीजन नहीं है। और दे हैव नो रूट्स, ये भी कोई रीजन नहीं हुआ। वाटर सपोर्ट्स देयर वेट, यानी उसके वजन को वाटर सपोर्ट कर लेता है, इसलिए उनको स्टेम की जरूरत नहीं है, इसलिए उनका स्टेम क्या होता है? वीक होता है। इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच कंडीशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब जो वाटर है, वाटर का क्या बनना? स्टीम बनना, यानी वाटर वेपर बनना। तो क्या, कौन सी एक्टिविटी होगी? जितनी हीट ज्यादा होगी, सनलाइट ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा? वाटर वेपोरेशन होगा। लेकिन सनलाइट यहां ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करोगे? कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में तो क्या होता है? कोल्ड वेदर में तो क्या होगा? इवेपोरेशन कम से कम होगा भाई, कंडेंसेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन मतलब जो वाटर है उसकी भाप तो तब बनेगी ना जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी। तो कोल्ड वेदर के अंदर तो क्या होती है? सर्दी होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो यहां तो इवेपोरेशन होने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन एक तो ए तो ऐसे कट गया। अब सेकंड ऑप्शन देखो, हाई ह्यूमिडिटी। अभी एक अपने ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में समझाता था कि वाटर जो होता है ना हमेशा वो क्या करता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो हाई ह्यूमिडिटी होगी जब, तो इसका मतलब क्या? एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो ज्यादा है, और ज्यादा मॉइस्चर होगा तो ध्यान रखना कि इवेपोरेशन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि बाहर ऑटोमेटिकली वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस होगी नहीं। अगला है स्ट्रॉन्ग विंड। डेफिनेटली इट इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्ग विंड, आपने देखा होगा, आपने गीले कपड़े सुखाए होंगे, और गीले कपड़े जब आप सुखाते हो और हवा तेज चल रही हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं कि नहीं? इसका मतलब वो पानी भाप बन के उड़ गया। आप देखना, हवा ज्यादा तेज चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे कि नहीं? आपके ड्राई ऑफ जल्दी होंगे ना। उसका कारण क्या है कि स्ट्रॉन्ग विंड के टाइम पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो यहां पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कवर्ड सरफेस, इट इज नॉट द वैलिड रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन, देन यू विल गो विद द ऑप्शन सी। किसके साथ जाओगे? ऑप्शन सी के साथ में जाओगे, स्ट्रॉन्ग विंड। और जेन्युइन सी बात है, आप समझते भी हो, घर के अंदर आपने सबने कपड़े सूखते हुए देखे होंगे, तो जहां पे भी विंड्स ज्यादा यानी हवा ज्यादा चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, मतलब वो पानी क्या हो गया? भाप बन के उड़ गया। इवेपोरेशन जल्दी होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच एग्जांपल शोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग बींग्स। आपस में इंटरडिपेंडेंस होते हैं लिविंग बींग्स, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैसे? कौन सा एग्जांपल? रॉक फॉर्मेशन? नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं। रॉक फॉर्मेशन का मतलब तो, लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं? रॉक्स कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की। रॉक्स कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली जो रॉक्स होती है वो इग्नियस रॉक्स। कौन सी रॉक्स होती हैं? इग्नियस, यानी जो सबसे पहले हमारी पृथ्वी पे रॉक्स बनी वो इग्नियस रॉक्स बनी। इज इट क्लियर? दूसरी जो रॉक्स होती हैं, याद रखना, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना बेटा, ये इग्नियस रॉक्स की ब्रेकडाउन होकर जो सेडिमेंट्स है उनसे जो रॉक बन गई उनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और थर्ड जो रॉक होती है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी समय के साथ में ये जो बहुत सारा टाइम बीत स्पेंड होने के बाद में ये जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आपका ग्रेनाइट जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसका? इग्नियस रॉक्स का। इनको बेस रॉक्स भी कहते हैं या प्राइम रॉक्स भी कहते हैं। सबसे पहले यही रॉक्स हमारी अर्थ पे बनी और इन्हीं से बाद में सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी। इज इट क्लियर? और ये रॉक्स का आपस में ऐसे ही चलते जाना, इग्नियस रॉक्स का सेडिमेंट्री बनना, फिर इनका मेटामॉर्फिक बनना, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स से वापस क्या बनना? इग्नियस बनना, यही रॉक साइकिल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रॉक साइकिल। क्योंकि वापस ये सारी चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लावा के अंदर। और लावा से फिर ये रॉक्स बनती हैं, ये रॉक्स का, और फिर ये वापस लावा में कन्वर्ट हो जाती है। यही रॉक साइकिल होता है, ये याद रखना।
वाटर साइकिल अभी अपने समझा, वाटर का क्या होता है, हमारे ओशियंस हैं, हमारे पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, इनके वाटर का क्या होना, इवेपोरेट होना, फिर उसका एटमॉस्फेयर में जाके कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्म हो जाना यानी कंडेंसेशन हो जाना, और फिर कंडेंसेशन से बाद में प्रिसिपिटेशन हो जाना यानी बारिश के रूप में या फिर स्नोफॉल के रूप में वापस पृथ्वी पे आना, और फिर नदी नालों से बह के वापस ओशियंस में पानी को पहुंच जाना, फिर इवेपोरेट होना, ये साइकिल चलता रहता है, ये वाटर साइकिल कहलाता है। फूड चेन, हाँ ये करेक्ट आंसर हो गया। फूड चेन के अंदर क्या होता है, हर कोई दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे डियर है, वो ग्रास, उसका फूड क्या है, ग्रास है, वो घास को खा रहा है, और डियर को कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है। इज इट क्लियर? तो डियर किस पे डिपेंड है, ग्रास पे, और डियर पे कौन डिपेंड है, टाइगर। तो हर कोई, एक छोटा सा एग्जांपल से अपन ने समझा, हर कोई किसी ना किसी पे डिपेंड है। कोई किस पे डिपेंड है, उस पे कोई डिपेंड है, उस पे कोई डिपेंड है, एक आपस में इंटरडिपेंडेंसी होती है। इसी को कहते हैं फूड चेन। इसी को क्या कहते हैं, फूड चेन। यानी विच एग्जांपल शोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग बीइंग, फूड चेन। हर कोई किसी ना किसी पे निर्भर है। इज इट क्लियर? बात क्लियर है? और इसी को कहते हैं फूड चेन। अगला है डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट एक दूसरे पे इंटरडिपेंड नहीं करते हैं, ये हमारी अर्थ की रोटेशन की वजह से होते हैं। हमारी अर्थ दो प्रकार की मूवमेंट करती है, एक को बोलते हैं रोटेशन और एक को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करती है अर्थ, उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन, और जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्विंग करती है उसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन की वजह से होते हैं डे एंड नाइट, ये अपने को याद रखना है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच एक्शन इज मोस्ट हार्मफुल टू नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा एक्शन है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए? तो देखो, यूजिंग विंड एनर्जी। अरे विंड एनर्जी तो जितनी आप यूज करो उतना बेटर है, क्योंकि विंड जो है वो एक क्या है, मॉडर्न रिसोर्स है, मतलब कभी ये खत्म नहीं हो सकता। विंड तो चलती रहेगी, और विंड से जो आप एनर्जी बना रहे हो वो तो क्या है, रिन्यूएबल है, यानी हमेशा चलती रहेगी, कभी खत्म होने का डर नहीं है। तो विंड, यूजिंग विंड एनर्जी तो अच्छी चीज है। एक्सेसिव माइनिंग, दैट इज द डेंजरस थिंग, दैट इज द डेंजरस थिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी रेन वाटर को आप क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छा मेथड है। इससे आपको ड्रिंकिंग वाटर का क्या करते हो, एक तरह से उसको सेव करते हो। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बताओ इंपॉर्टेंट कंपल्सरी कौन सी स्टेट में बना दिया गया इंडिया के, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर आप नया कंस्ट्रक्शन अगर करना चाहते हो, कोई मकान बनाना चाहते हो, तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक वहां पे क्या करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अदरवाइज वहां आप मकान नहीं बना सकते, नई बिल्डिंग नहीं बना सकते, ये याद रखना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट मेथड टू स्टोर या कंजर्व रेन वाटर या प्योर वाटर। इज इट क्लियर? अगला रिसाइकलिंग वेस्ट। रिसाइकलिंग करेंगे तो उतना ही अच्छा है, उतना ही अपने को क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज की जो लेक है, जो कमी है, उससे जूझना नहीं पड़ेगा। जितना ज़्यादा अपन रिसाइकलिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा आगे आने वाली जनरेशन्स को अपन ये रिसोर्सेज हैं वो क्या करके जाएंगे, उनके लिए छोड़ के जाएंगे, उनको गिफ्ट दे के जाएंगे, याद रखना। तो एक्सेसिव माइनिंग है वो सबसे बड़ा हार्मफुल है नेचर के लिए, क्योंकि माइनिंग करने से बहुत सारे खतरे होते हैं। एक तो पॉल्यूशन भी होता है, दूसरा लैंडस्लाइडिंग के खतरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो आपकी एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड यूज हो सकती थी उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। यानी ये एक बहुत ही बड़ा क्या है, डिजास्टर है हम लोगों के लिए, एक्सेसिव माइनिंग। इज इट क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। पूछा है ब्लड का वो कौन सा कंपोनेंट है जो क्लॉटिंग के अंदर, ब्लड को जमाने के अंदर हेल्प कर रहा है। देखो क्या है, रेड ब्लड सेल्स। बेटा आरबीसीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। आरबीसीज जो होता है ना, ये हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज होती है, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है, यानी आरबीसीज में ही हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, और इनका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज होता है, 120 डेज होता है, याद रखना। आरबीसीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड का। व्हाइट ब्लड सेल्स, ये डब्ल्यूबीसीज इसको बोलते हैं अपन, ये भी हमारे ब्लड में होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और जब आप बीमार होते हो, जब आपको कोई भी वायरल हो जाए, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज जो है ना, उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, डब्ल्यूबीसीज काउंट बढ़ जाता है। और डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ स्पेन होता है वो 13 से लेकर 20 डेज होता है। बीमारियों से लड़ने के लिए इसको डिफेंस भी बोल सकते हैं अपन, अपना बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ये, और इसको आप बॉडी की आर्मी भी बोल सकते हो, आर्मी ऑफ द बॉडी भी है, डिफेंस सिस्टम है। व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स, ये स्पेरिकल्स होती हैं, थोड़ी सी स्लीपर के जैसी, चप्पल के आकार की, याद रखना। और ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लेटलेट्स, जो डेंगू जो डिजीज होती है,
एडिस मॉस्किटो की वजह से, तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स का ज़्यादा खतरा होता है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपके ब्लड को क्या करती हैं बेटा, क्लॉटिंग करने में काम आती है। कहीं पे भी आपकी अगर कोई चोट लग गई तो ब्लड का वहाँ पे थक्का जम जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखोगे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, एक तो प्लेटलेट्स याद रखोगे, एक विटामिन के याद रखोगे। क्या याद रखोगे? विटामिन के। विटामिन के जो है वो भी ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग की तो बात ये हो गई। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहो आप कि ब्लड जो है हमारे वेसल्स के अंदर, जो हमारी वेन्स और आर्टरीज के अंदर ब्लड जब फ्लो कर रहा होता है तो सर वहां पे ये क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? तो याद रखना हमारे ब्लड के अंदर एंटीथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? एंटीथ्रोम्बिन। एंटीथ्रोम्बिन जो होती है ना, वो क्या करती है, ब्लड को अंदर क्लॉटिंग नहीं होने देती है। और ये इसके लिए अपन हिपेरिन प्रोटीन देते हैं। क्या देते हैं? हिपेरिन प्रोटीन देते हैं। जो हिपेरिन होता है वो एक्टिवेट करती है एंटीथ्रोम्बिन को, और एंटीथ्रोम्बिन ब्लड को क्या होता है, स्मूथली फ्लो करने देती है हमारे ब्लड के अंदर। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन सी चीज जो ब्लड को क्लॉटिंग होने नहीं देती है बॉडी के अंदर, वो हो गई एंटीथ्रोम्बिन। और वो कौन सी चीजें हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है? तो प्लेटलेट्स और विटामिन के। इज इट क्लियर? होप योर डाउट्स आर क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज Which of the following is a correct sequence? इनमें से correct sequence क्या है? Seed, flower, plant, fruit. Seed, plant, flower, fruit. Flower, seed, fruit, plant. Plant, seed, flower, fruit. सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं? सीड लगाते हैं। सीड को क्या करता है? सीड जर्मिनेट होता है। तो सीड से क्या होगा? क्या होगा बताओ? एक नया प्लांट बनेगा। और फिर प्लांट जब मैच्योर होगा तो उसमें क्या आएगा? उस पे क्या आएगा? फूल आएगा। और फूल आने पे उस पे क्या होगा? बाद में लास्ट में फ्रूट्स लगेंगे। क्या लगेंगे? फ्रूट्स लगेंगे। और फ्रूट्स के अंदर नए सीड्स बन जाएंगे। फिर वो एक यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीड। सीड से क्या बनेगा? प्लांट बनेगा। प्लांट से क्या बनेंगे? फ्लावर। प्लांट्स और फ्लावर से क्या बनेंगे? फ्रूट्स। इट इज द करेक्ट सीक्वेंस। इज इट क्लियर? और सीड्स से याद रखना है अपने को, सीड्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्री ट्रेवलर्स भी कहते हैं। प्लांट्स तो एक जगह पे ग्रो हो गए, उसके बाद में कभी मूव नहीं करते हैं, लेकिन सीड्स होते हैं ना, वो ग्रेट ट्रेवलर कहलाते हैं। वो पानी के माध्यम से, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो हवा के माध्यम, विंड्स के थ्रू में ना, ड्रमस्टिक फिगर उनका होता है, इस वजह से वो उड़ जाते हैं हवा के माध्यम से, बहुत से। और बहुत कुछ पानी की वजह से, कुछ हम लोगों की वजह से, इंसानों की वजह से, एनिमल्स के साथ में, जैसे अपने ईवीएस के अंदर आपने पढ़ा ना, बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं इनके अंदर हुक्स होते हैं, टेनी हुक्स जो लग जाती हैं और फिर वो आपके साथ में ट्रेवल करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और इस तरह से सीड्स का स्प्रेड होता है ऑल ओवर अर्थ। इज इट क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेट्स? मैग्नेट्स, मैग्नेट्स का एक सीधी बात है कि क्या होता है बेटा, एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है? साउथ पोल होता है। याद, अगर अपन ने दूसरी मैग्नेट है उसको, उसका नॉर्थ पोल इधर कर दिया और इसका साउथ पोल इधर, तो दोनों को अगर सेम पोल मैग्नेट के अपन पास कर दिए तो क्या होंगे? दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागेंगे। आप करके देखना, मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? सेम पोल यानी लाइक पोल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। लेकिन वही मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल है इधर और ये इधर साउथ पोल है, और इस मैग्नेट का हमने क्या लिया? इधर साउथ पोल ले लिया और ये नॉर्थ पोल, तो याद रखना ये दोनों एक दूसरे से चिपक अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये दोनों टच एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, याद रखना। तो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर भगाते हैं। इज इट क्लियर? क्या दे रखा है? ऑल मेटल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। नहीं, सारे मेटल्स नहीं, आयरन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आयरन या आयरन से बने मेटल्स है वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ? मैग्नेट्स की तरफ। मैग्नेट्स आर ओनली वन पोल। मैग्नेट्स में दो पोल होते हैं, अभी हमने देखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। यस, लाइक पोल्स वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अटैक करेंगे। मैग्नेट वाज ओनली हियर, नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। मैग्नेट्स तो काम नहीं करते। हमारे अर्थ का जो कोर है वो एक मैग्नेट की बिहेव करता है, वहां कौन सी एयर है। इज इट क्लियर? तो यहां पे अपना ऑप्शन क्या सही हो गया? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। आई होप द सेशन was very helpful for you and I am committed for your success। अगर आप हमारे साथ में जुड़े हो तो ये इस चीज़ की गारंटी है कि आप सैनिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक बार लास्ट में मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, श्री मंगलम स्कूल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ में जुड़े, अपनी तैयारी को धार दें और अपने सपनों को नई उड़ा दें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए जो भी अच्छा होगा वो हम करेंगे। जो
बेस्ट से बेस्ट कंटेंट होगा वो हम देने की कोशिश करेंगे और आपके सपनों को सफलता की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।